हाँ बेटा, आवाज आ रही है? चलें जी, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, कर्व लाइन जो है वो आर्किटेक्चरल बाउंड्री है, सेपरेट कर रही है एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट से। ये वाली बात समझ में आ गई सबको? यस ये सर। डायग्राम, ये वाली कर्व लाइन एब्स्ट्रैक्ट वाले पार्ट को कंक्रीट वाले पार्ट से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। ये बात समझ में आती है? यस सर। ऑल सोर्स कोर्स डिपेंडेंसीज, सोर्स कोर्स डिपेंडेंसीज कौन सी होती हैं? कंक्रीट क्लास। जो सोर्स कोड के ऊपर हो रही थी, रिलेशनशिप्स। क्रॉस द कर्व लाइन पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द एब्स्ट्रैक्ट साइड। ठीक है, ये देखो, ये एक सोर्स कोड डिपेंडेंसी, ये दूसरी सोर्स कोड डिपेंडेंसी, ये दोनों इस लाइन को क्रॉस कर रही हैं और इनका डायरेक्शन किस तरफ है? दोनों का डायरेक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ है। नजर आ रहा है? ये वाला रिलेशनशिप और ये वाला रिलेशनशिप, यानी सोर्स कोड डिपेंडेंसी ने जब इस आर्किटेक्चरल लाइन को क्रॉस किया तो इसका डायरेक्शन किसकी तरफ है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ। तो यहां तक बात हो गई। Towards the abstract side, the curved line divides the system into two components, one abstract and the other concrete. ये बात आप सबको पता है। Abstract component contains, abstract component में क्या होगा? All the high level business rules होंगे। Concrete में क्या होगा? Details that the business rules manipulate. बस ये कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल का। एप्लीकेशन यूज कर रही है तो इनकी तरफ पॉइंट कर रही है, ये एप्लीकेशन सर्विस की तरफ पॉइंट कर रही है और सर्विस फैक्ट्री की तरफ पॉइंट कर रही है, और कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन किसकी तरफ पॉइंट कर रही है? एब्स्ट्रैक्ट की तरफ पॉइंट कर रही है। तो दोनों इन्वर्ट हुई हुई है, नहीं हुई हुई? बात आ रही है समझ में? दोनों इन्वर्ट हुई हुई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। अब कोई सवाल है तो पूछे, चाहे तो ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लें। नोट द फ्लो ऑफ कंट्रोल एक्सेस क्रॉस द कर्व लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स कोड डिपेंडेंसी। सोर्स कोड डिपेंडेंसीज आर इन्वर्टेड अगेंस्ट द फ्लो, दैट इज व्हाई इट इज रिफर्ड टू एज डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। एप्लीकेशन इनको पॉइंट कर रहा है और नीचे जो कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन है वो जब इस लाइन को बाईपास कर रही है तो वो भी इनकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि इस इन्वर्जन की वजह से ये रूल क्या कहलाता है? डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सही है। और डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल किसमें यूज होता है? किसी भी तरह का फैक्ट्री यूज करोगे, चाहे सिंपल फैक्ट्री यूज करो, चाहे फैक्ट्री मेथड यूज करो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री यूज करो, हर जगह बाय डिफॉल्ट तुम्हारा क्या लग रहा होगा? डिपेंडेंसी हर इन्वर्जन। जगह तुम्हारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल लग रहा होगा। और डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल ने क्या सबक दिया है? ये सबक दिया है कि भाई कभी भी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप यूज करनी हो या फिर इनहेरिटेंस करनी हो तो हमेशा कोशिश करके क्या करोगे? एब्स्ट्रैक्ट के साथ करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से या फिर इंटरफेस से यूज करो। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। हर बार ऐसा नहीं कर पाओगे। कब नहीं कर पाओगे? कोई चीज ज़हन में आती है? कब इसको फॉलो नहीं कर पाओगे? कोई एक सिंगल क्लास है, उसकी कोई इनहेरिटेंस हायरार्की ही नहीं है। अगर इनहेरिटेंस हायरार्की नहीं है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी, वो क्लास कॉन्क्रीट क्लास होगी। और एक फॉर्म की क्लास है, उसने उस क्लास को इस्तेमाल करना है, तो फॉर्म की क्लास क्या करेगी या मेन मेथड क्या करेगा? फॉर्म की क्लास होगी या मेन मेथड होगा या कोई एंड्रॉइड की एक्टिविटी होगी, वो डायरेक्टली उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगी। वो क्या करेगी? वो डायरेक्टली उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगी। अब ये चीज इस्तेमाल नहीं हो रही होगी, लेकिन जहां पे फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर हमेशा ये चीज लागू हो रही होगी। जी कोई सवाल? कोई भी सवाल जहन में आता है बेटा प्लीज करें।
जी बेटा, सब क्लियर है सर। चलिए मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे और होने भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी किसी चीज में प्रॉब्लम ना हो। सर जी बोले। सर ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल जो है ये कहाँ कहाँ यूज नहीं होंगे, जरा ये थोड़ा बता दें आप। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल में जो एक्चुअल एरो इन्वर्जन आएगी वो हमेशा फैक्ट्री के केस में आएगी, दूसरे डिजाइन पैटर्न्स के केस में वो नहीं आएगी। जहां जहां आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन करनी हो, फैक्ट्री के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, फैक्ट्री एक ऐसा मेथड होता है जहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रही होती है। और फिर मैंने आपको 3 तरह के फैक्ट्री के पैटर्न्स पढ़ाए थे। एक मैंने आपसे कहा था डिजाइन कॉन्सेप्ट है और 2 पूरे के पूरे पैटर्न्स हैं। सही है ना? सिंपल फैक्ट्री एक डिजाइन कॉन्सेप्ट है और फैक्ट्री मेथड और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या है? पूरे के पूरे जो है वो पूरे पैटर्न्स हैं वो। ठीक है, तो वहां पर तो ठीक हमेशा है। कन्वर्जन भी आ रही होगी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डिप क्या देता है? बेसिक कॉन्सेप्ट डिप आपको ये देता है कि यार तुमने जब भी इनहेरिट करना हो या तुमने ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में किसी क्लास को यूज करना हो, हत्तल इम्कान ये कोशिश करो कि वो वाली क्लास क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, या वो वाली जो चीज जो तुम यूज कर रहे हो वो कोई ना कोई इंटरफेस हो। बस। तो इंटरफेस यूज होने वाली चीज तो आपने स्ट्रैटेजी पैटर्न में भी देखी थी, लेकिन ये जो रिवर्ट हो रही है आर्किटेक्चरल बाउंड्री के थ्रू, एरोज जो उलट पुलट हो रहे हैं, सही है ना, यानी इन्वर्जन जो लग रही है ये हमेशा फैक्ट्री के केस में लगेगी। उलट कहां हो रही है? देखो ये इसके साथ उलट हो रहा है, नीचे वाला भी इसको पॉइंट कर रहा है, ऊपर वाला भी इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस सर्विस को देखो, नीचे वाला भी इसको पॉइंट कर रहा है और ऊपर वाला भी इसी को पॉइंट कर रहा है। सर ये हर लेयर के अंदर होगा, एप्लिक सिस्टम की हर लेयर के अंदर हमें कांस्टेंट हर लेयर में तब होगा जब हर लेयर एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट होगी। लेकिन सर जैसे क्लीन आर्किटेक्चर में लिखा हुआ है कि कोई भी लेयर दूसरे लेयर के बारे में, मतलब उसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं जान सकती। ऐसा हो नहीं मतलब सकता। उसको कोई तीस है। नहीं, मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तुम एमवीसी की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, या तुम लेयर पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हो। एक लेयर दूसरी लेयर को नहीं जानती, ये बात जब भी हम कहते हैं बात बिल्कुल सही है, उसको नहीं जानना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि लेयर्स आपस में कम्युनिकेट ना करें। अगर लेयर्स आपस में कम्युनिकेट ना करेंगी तो तुम्हारा सिस्टम ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो? लेकिन तो लेयर को कम्युनिकेट कराने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? वो इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का कोर्स जब पढ़ोगे एमएस में जाके तो वो चीज भी क्लियर होगी कि एक कंपोनेंट की डिटेल्स दूसरी कंपोनेंट के साथ वाजे नहीं होनी चाहिए। उसको बचाने के लिए हम इंटरफेस को यूज करते हैं, और इंटरफेस को यूज करने का भी एक तरीका होता है कि हम उसको एज प्लग एंड प्ले यूज करते हैं। तो उसकी कोडिंग भी जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो मसला यही आ जाता है ना कि अब ये आप अभी ये स्लाइड्स में अगर आप आगे देखें तो इतने जबरदस्त प्रिंसिपल लिखे हुए हैं कि आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे यार क्या जबरदस्त चीज है। प्रॉब्लम जहां पे टीचर फंस जाता है वो कहाँ फंस जाता है? आप लोगों के ऊप के कॉन्सेप्ट ही वीक होते हैं, सही है। फिर ऊप के बाद फिर ऊट के अंदर आप फंस जाते हो, फिर डीपी आता है। यानी ये तीनों कोर्सेज तो एक दूसरे पे बिल्कुल ही डिपेंडेंट है ना, आप इनमें मजाक कर ही नहीं सकते। जी आप पूछो अब। और जी और क्या सवाल है? और कोई कॉन्सेप्ट है तो पूछो, कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो पूछो। जी बेटा, किसी और का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? चलो एक काम करो, मुझे पता है कि इसमें आप लोग थोड़ा सा फंस रहे हो, आप लोग इसको अच्छे से रिव्यू करो। अगर आप ये सॉलिड में किसी भी जगह पे फंसते हो ना, तो जैसे आज बच्चे ने मुझे लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल पूछा, लेकिन उसने भी पूछा तो वो पता नहीं पढ़कर नहीं आया था, जितना पढ़ना चाहिए था उतना नहीं पढ़कर आया था। एक बार मेरा लेक्चर देखो, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कल सवाल करो, मैं आप लोगों को कल इसमें क्लियर करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ ही छोड़ रहा हूँ, मुझे ये वाली स्लाइड्स आपको सॉलिड ही पढ़ाना था। तो ये मैंने, आप याद रख लो, मैंने आपको ये स्लाइड नंबर 66 तक पढ़ाया है। कहाँ से लेके
10 से लेके 66 तक पढ़ाई है ये वाली स्लाइड्स। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। चलिए जी, अब मैं ठीक। नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं और मैं आप लोगों को अडाप्टर पैटर्न जो है वो शुरू करवा रहा हूं। अडाप्टर पैटर्न दो हैं, एक जो है आपका अल्लाह भला करे वो क्लास अडाप्टर कहलाता है और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट अडाप्टर कहलाता है। तो ये दोनों मेरा इरादा है कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आज ये दिखाने के बाद बिल्डर की भी थ्योरी मुझे आज कवर करवानी है, सही है। अगर उसका कोड रह गया तो वो हम कल देख लेंगे और कल उसके साथ हमें प्रॉक्सी और स्टेट भी पढ़ना है, लेकिन कम से कम आज बिल्डर का हमें वो भी देखना है। लेकिन हम पहले अडाप्टर देख लेते हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा, मेरा फोन है। हाँ जी, आ गई आपके सामने स्क्रीन शेयर हुई है, नहीं हुई है? नहीं सर। नहीं हुई है, अच्छा। हाँ जी, हो गई अब शेयर। यस सर। अच्छा देखो, हमने जो सिंगलटन पढ़ा, हमने एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पढ़ा, हमने फैक्ट्री मेथड पढ़ा, सही है। ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स थे, सही है। सिंपल फैक्ट्री भी क्रिएशनल है लेकिन वो प्रॉपर पैटर्न नहीं है। कंट्रोलर जो मैंने आपको ग्रास के साथ पढ़ाया था वो एक स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न था। वो कौन सा था? स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल। स्ट्रैटेजी आपने पढ़ा वो एक बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न था। अब दोबारा हम जो अडेप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन सा पैटर्न है? अडेप्टर भी एक स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल। देखिए इसको क्या कह रहे हैं। जल्दी जल्दी पढ़े, समझ में आएगा खुद इंशाल्लाह। बहुत सिंपल पैटर्न है ये। जी भाई, कुछ समझ में आया? हम कभी भी कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसमें हम लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। लाइब्रेरीज की मिसाल कंसोल राइट लाइन। सॉरी, लाइब्रेरीज की मिसाल
SQL editor. not आयो system dot windows forms वगैरह ये सब जो होती है। यूजिंग system.windows.form ये सब क्या है? ये सब लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज हैं। जो भी सिस्टम मैं बना रहा हूं वो लाइब्रेरी को यूज करेगा। ठीक है। अच्छा, क्या जिस लैंग्वेज में मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं लाइब्रेरी उसमें बनी हुई होगी? क्या जिस लैंग्वेज में मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं लाइब्रेरी लाजमन उसमें बनी हुई होगी? जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी तो नहीं। जोर से बोलो। जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है। .NET कितनी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है? 6-7 .NET आर्किटेक्चर कितनी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है? 6-7 तो करते हैं। हाँ, 3-4 .NET आर्किटेक्चर 33 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। कितनी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है? 33 33 भी पुराना फिगर था, अब हो सकता है 40 तक चला गया हो। ये 33 का भी फिगर तो मैं 2 साल पहले का बता रहा हूँ। कैसे करता है 33 लैंग्वेजेस सपोर्ट? एडेप्टर की वजह से। हर सोर्स कोड का एक MSIL वो जनरेट कर देता है। क्या जनरेट कर देता है? MSIL। MSIL से क्या बनता है? माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इसका नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है बेटा, नहीं सुना? सुने हैं सर। फिर एक चीज होती है जिसको हम JIT कहते हैं। JIT से क्या बनता है? जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम कंपाइलर। वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है वो आपके MSIL कोड को आपके सिस्टम पे चला देता है। ये बहुत बड़ा पावरफुल फीचर है किसका? बोलो। .NET आर्किटेक्चर का। किसका? .NEट आर्किटेक्चर का। जो लैंग्वेज मैंने बनाई, जिस लैंग्वेज में मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी उसी में लिखी हुई हो। लाइब्रेरी .NET में उमूमन 2 मेजर लैंग्वेजेस में लिखी गई है। किस में लिखी गई है लाइब्रेरीज? कौन बताएगा? बताइए। सी या C# में लिखी गई है, ठीक है, या फिर VB.NET में लिखी गई है। जितनी भी लाइब्रेरीज है ना पूरे .NET फ्रेमवर्क के अंदर, उनमें मेजॉरिटी क्या 95% जो लाइब्रेरीज है वो किस में लिखी गई है? वो या C# में लिखी गई है या फिर वो बोलो VB.NET में लिखी गई है। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, हो सकता है उसमें लॉन्ग स्ट्रिंग की एक टाइप है और लाइब्रेरी के पास लॉन्ग स्ट्रिंग की टाइप ही नहीं है। लाइब्रेरी के पास कौन सी टाइप है? लाइब्रेरी के पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की टाइप है। मसला समझ में आ रहा है? यस सर। लाइब्रेरी के पास स्ट्रिंग की टाइप है, मेरी लैंग्वेज के पास स्ट्रिंग है ही नहीं, मेरी लैंग्वेज के पास लॉन्ग स्ट्रिंग है। सही है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए एक अच्छा सिस्टम क्या होता है? एक अच्छा सिस्टम वो होता है जो लाइब्रेरीज को डायरेक्ट कॉल ना करे, वो लाइब्रेरीज को अपने खुद के सेल्फ डिफाइंड मेथड में कॉल करे। इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इस तरह के सिस्टम को हम प्रोफेशनल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेशनल सिस्टम। अब आप देखो, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। हो रही है स्क्रीन शेयर? यस। अब पढ़ो, जो मैंने जो बताया है उसको मद्देनजर रखते हुए रीड करो।
convert the interface of a class into another interface client expect. क्लाइंट से क्या मुराद है? हमारा सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं। इंटरफेस ऑफ अ क्लास से क्या मुराद है? लाइब्रेरी वाली क्लास। इंटरफेस किसे कहते हैं? मेथड को कहते हैं। लाइब्रेरी के मेथड्स को हम डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम अपने मेथड बनाएंगे। हमारे मेथड क्या करते होंगे? लाइब्रेरी को कॉल, लाइब्रेरी मेथड को कॉल करते होंगे। तो यूजर को जो हमारे सिस्टम की मेन मेथड होगा या जो हमारे सिस्टम का फॉर्म होगा, उसको लाइब्रेरी के मेथड्स के बारे में पता होना जरूरी, बोलो, जरूरी नहीं है। हमारे जो यूजर्स होंगे या हमारी जो यूजर क्लास होंगी, वो कभी भी उन मेथड्स को यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? हमारे अपने डिफाइंड मेथड में यूज करेंगे। एक फायदा तो इसका ये है। दूसरा फायदा, अडेप्टर उन क्लासेस को भी आपस में कम्युनिकेट करने देता है जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस की वजह से। इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस क्या है? लाइब्रेरी के पास स्ट्रिंग है और मेरे पास क्या है? लॉन्ग स्ट्रिंग है। वेरी गुड। तो अडेप्टर का दूसरा नाम क्या है? रैपर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रैपर। अब कम से कम मेरे पास, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, 15 या 16 बच्चों ने हमें बोला होगा कि सर हम लोग इंटरव्यू देने गए, उन्होंने सिस्टम पे बिठा के बोला एक छोटा सा, ये वाले लाइब्रेरी मेथड के लिए रैपर लिख दो। क्या लिख दो? ये वाले लाइब्रेरी मेथड के लिए रैपर लिख दो। अब वो 5 लाइन का कोड है, सही, और उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो आप लोगों के भी इंटरव्यू होंगे, आप लोगों से इसी तरह के सवालात किए जाएंगे। अब ये टर्मिनोलॉजीज आपको इंडस्ट्री की अगर नहीं पता कि रैपर्स क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, तो आप बेटा फंसोगे फिर जाके। मैं आपको अभी क्लियर कट बता रहा हूँ। कभी कभी इस बात पे नौकरी मिल जाती है कि एनकैप्सुलेशन ब्रेक करके दिखा दो, लेकिन सवाल ये है कि आपको आना चाहिए। मैंने आपको अपनी भांजी का बताया था कि उसको 84,000 रुपए की नौकरी मिली, बताया था, आईबी की ग्रेजुएट। यस सर। पता है क्या करवा रहे हैं आजकल? नहीं सर। मेरी अभी उससे बात हुई, दूसरा महीना चल रहा है जॉब का। मैंने कहा बेटा क्या हो रहा है? कह रही है मामू कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने क्या मतलब? कहती है वो 10 बजे से आ जाते हैं, जूम के ऊपर हमें तरह तरह की ट्रेनिंग्स करा रहे हैं और 5 बजे जब जो है वो ट्रेनिंग चल रही होती है। फिर कह रही है हमें यूनिवर्सिटी में जो असाइनमेंट दिए जाते थे उससे कोई आसान टास्क हमें दे देते हैं कि ये टास्क जो है ये 3 दिन बाद जमा करा देना। तो कह रही अब तक ऐसा हो रहा है। मैंने कहा पैसे आ गए तुम्हारी? कह रही हाँ पहले महीने के पैसे आ गए। मैंने कहा यार बेहतरीन नौकरी है। तो कह रही है मैंने सीनियर से पूछा, 4 महीने तक बिठा के उनको ऐसे खिलाया है। यानी उसको अब क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि बच्ची अच्छी है या स्टूडेंट अच्छा है, अगर लड़का है आईबी अच्छा पढ़ा हुआ है, अच्छा सीजीपी है, तो अब क्या उनका कॉन्सेप्ट है? अब वो ये चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज को बंदा समझ ले। यानी सॉफ्टवेयर हाउसेस माशाल्लाह इतना अच्छा फ्यूचर होता जा रहा है कि वो लोग कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो उस पर 4-4, 5-5 महीने की ट्रेनिंग्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में तुम लोगों को क्या कह रहा हूं? पैसे दे भी रहे हैं और उल्टा उन पे और पैसे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं भाई? ताकि वो टर्मिनोलॉजी सीख जाए और उनके काम आगे जाके वसूलेंगे, आगे जाके वसूलेंगे। कोई बंदा जितने की नौकरी करता है, आपके वालिद, आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन अगर जॉब करते होंगे ना, अगर उनकी लाख रुपए तनख्वाह है या 2 लाख रुपए तनख्वाह या 3 लाख रुपए तनख्वाह है, तो जो उनकी तनख्वाह है ना, जिस दिन तक ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है ना कि उनकी तनख्वाह मल्टीप्लाई बाय 5 उसका बिजनेस वो उनसे ले पा रहे हैं महीने का, तब तक ऑर्गेनाइजेशन उनको रखेगी। जब उनको लगा ना कि यार इसको मैं लाख रुपए दे रहा हूँ, इससे मैं 5 लाख का काम तो नहीं ले रहा, उस दिन ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? निकाल देगी, उनको लात मारेगी। तो मेरी बात याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन कभी किसी के बाप की नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या चीज सीखनी है? आप लोगों ने लॉयल होना है अपने प्रोफेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल नहीं होना। बी लॉयल विथ योर प्रोफेशन बट नेवर बी लॉयल विथ योर ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरी बात याद रखना हमेशा। और बहुत सारे ऐसे स्टेज आएंगे, क्योंकि जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल हो जाता है, अच्छी बात है, वो अच्छा इंसान है, उससे ये पता चलता है, लेकिन वो अल्टीमेटली आगे जाके अपने कैरियर में मार खाता है। ठीक है?
खास करके हमारे प्रोफेशन में तो बहुत होता है टीचिंग के अंदर। अब वो टीचर हैं, अब यूनिवर्सिटियां एक लिमिटेड इंडस्ट्री है, 40-50 यूनिवर्सिटियां हैं कराची के अंदर, तो टीचर हजरात तो बेचारे बहुत करते हैं कि यार छोड़ो यार, 25,000 रुपये ऊपर दे रहा है, नई जगह है, क्या जाऊंगा, इधर इज्जत है। तो ये हमारे प्रोफेशन में तो चलो फिर भी हम लोगों को तो लॉयल होना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें। हाँ जी, मोटिवेशन पढ़े इसकी जल्दी से। लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी की या टूल किट की जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसका इंटरफेस आपके साथ इनकम्पैटिबल है। आप क्या करोगे? जो लाइब्रेरी आपके पास है, क्या उसका कोड चेंज कर सकते हो? जो लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो, क्या आप उसका कोड चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। यूजिंग सिस्टम में कौन सी क्लास है? सिस्टम के नेम स्पेस में कौन कौन सी क्लासेस हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्लास बताओ सिस्टम के नेम स्पेस की। बोलो। यूजिंग सिस्टम, अबे कंसोल की क्लास है, उसमें नहीं है। यूजिंग सिस्टम, यूजिंग सिस्टम ऊपर लगा लिया तो नीचे क्या लिखते हो? कंसोल डॉट राइट लाइन। तो कंसोल क्या है? रीड लाइन, कंसोल राइट लाइन, कंसोल क्या है? क्लास क्लास है। और राइट लाइन क्या है? मेथड है उसका। क्या कंसोल की क्लास को जाके चेंज करोगे तुम लोग? नहीं सर, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? एक्सेस नहीं है। क्योंकि आपके पास उसका सोर्स कोड नहीं है। ये रहा। और अगर आपके पास उसका सोर्स कोड होता भी, तो ये तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है ना कि यार एक अपना सिस्टम बनाने के लिए मैं लाइब्रेरी को जाके चेंज करूं। ये कहां की इंसानियत है? बात आ रही है समझ में? यस सर। अब पढ़ो इसको, ये देखो जल्दी से, खुद ही मुझे समझाओ कि क्या हो रहा है। तुम लोग बताओगे कि सर ये हो रहा है, मैं नहीं बताऊंगा। जी भाई, इसमें क्या लग रहा है, लाइब्रेरी कौन सी होगी? आप लोगों का दिल क्या कह रहा है? लाइब्रेरी मेथड, लाइब्रेरी क्या होगी इसके अंदर? ड्राइंग एडिटर। ड्राइंग एडिटर होगी सर। ड्राइंग एडिटर तो क्लाइंट है हमारा बेटा। टेक्स्ट मैनिपुलेटर। क्या हो, कौन सी होगी? बाउंड्री बॉक्स। देखो शेप क्या है, शेप हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। शेप की दो सब क्लासेस हैं, लाइन और टेक्स्ट शेप। सही है? लाइन और टेक्स्ट शेप क्या करते हैं? दो मेथड्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होंगे, बाउंडिंग बॉक्स और क्रिएट मैनिपुलेटर। उसको क्या करते हैं? उसको ओवरराइड करते हैं, उसको ओवरराइड करते हैं। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे मेथड्स ओवरराइड हो रहे हैं। यस सर। टेक्स्ट व्यू हमारा लाइब्रेरी है, हमें गेट एक्सटेंड का मेथड यूज करना है। गेट एक्सटेंड का मेथड यूज करना है, जो किसके अंदर है? बोलो। टेक्स्ट व्यू। जो हमारी टेक्स्ट व्यू के लाइब्रेरी क्लास के अंदर है। लेकिन हमें उसको गेट एक्सटेंड के नाम से यूज नहीं करना, हमें उसको किस में यूज करना है? बाउंडिंग बॉक्स में यूज करना है। किसमें यूज करना है? बाउंडिंग बॉक्स में। बाउंडिंग बॉक्स क्या कर रहा है? रिटर्न टेक्स्ट और गेट एक्सटेंड को कॉल कर रहा है। बात आ रही है समझ में? क्रिएट मैनिपुलेटर तो सीधा सीधा एक नया मैनिपुलेटर का ऑब्जेक्ट बना रहा है।
लेकिन बाउंडिंग बॉक्स कौन सा इंटरफेस है? बाउंडिंग बॉक्स वो वाला इंटरफेस है जो हमारा क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है, और बाउंडिंग बॉक्स वाले इंटरफेस में हमने चलाना क्या है? गेट एक्सटेंड Get एक्सटेंड extend. चलाना है जो लाइब्रेरी का इंटरफेस है। तो इस वाले केस में ये जो टेक्स्ट शेप की क्लास है ये क्या है? ये अडेप्टर है, और टेक्स्ट व्यू की क्लास क्या है? अडेप्टी है। ये वाला अडेप्टर इस वाले अडेप्टी को क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, और कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है। और ड्राइंग एडिटर जो हमारा क्लाइंट है उसका वास्ता सिर्फ किससे पड़ेगा? टेक्स्ट शेप और बाउंडिंग बॉक्स से पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम अडेप्टर डिजाइन पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अडेप्टर डिजाइन पैटर्न। वेरी गुड। इसको देखो। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया इसको हम ऑब्जेक्ट अडेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट अडेप्टर। ऑब्जेक्ट अडेप्टर। एक मिनट होल्ड करना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, ये किसके पास बच्चा रो रहा था? हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट अडेप्टर है। टेक्स्ट शेप का और टेक्स्ट व्यू का क्या रिलेशनशिप है? टेक्स्ट शेप का और टेक्स्ट व्यू का क्या रिलेशनशिप है? बोलो। एग्रीगेशन। एग्रीगेशन नहीं, डिपेंडेंसी है ना बेटा। डिपेंडेंसी। चाहो तो एग्रीगेशन भी बना सकते थे, सही है, लेकिन इसमें जो बना हुआ है, इसमें क्या बना हुआ है? डिपेंडेंसी। एग्रीगेशन होता तो क्या होता? यहाँ पे डायमंड बना हुआ होता, जी। लाइन फिर इधर जा रही होती। ये रिलेशनशिप क्या है? इनहेरिटेंस। वेरी गुड। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है यस या सिंपल इनहेरिटेंस है? मल्टीपल। कितने लोग कह रहे हैं मल्टीपल है? सर सिंपल है। किसने बोला सिंपल है? मैंने। आप हो कौन? नाम बताया करो ना। आवाज मैं सिर्फ बुशरा की जानता हूँ, मैं और किसी की आवाज नहीं। अलीजा इमाम। कौन हो? अलीजा इमाम। क्यों है बेटा ये सिंपल? सिंपल क्यों है बताओ? सही बोला है आपने। क्यों है सिंपल? एक हायरार्की है इसलिए। अलीजा इमाम बेटा आगे जवाब दो ना, सिंपल क्यों है? और कोई बता दे। सिंपल है मल्टीपल है? सिंपल है। क्यों है सिंपल भाई? सिंगल पेरेंट है। वेरी गुड, बात ही खत्म हो गई। सर शेप भी तो इसका पेरेंट है और मल्टीपल इनहेरिटेंस थोड़ी है।
एक ही दो पेरेंट है, बिल्कुल सही है। वो किस बच्चे ने जवाब दिया? शहजाद ने। जी सर। चलो अब इसको देखो, ये कहलाता है क्लास अडेप्टर। इसमें क्या हो रहा है? जी बेटा, इसमें क्या हो रहा है? सर ये एडेप्टी जो है ये हमारी लाइब्रेरी है, बीच में एक क्लास है जो उसको इम्प्लीमेंट करके नीचे एडेप्टर को रिक्वेस्ट का मेथड दे रही है। रिक्वेस्ट का मेथड जो है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है और टारगेट की क्लास फिर वो एडेप्टर की क्लास से रिक्वेस्ट का मेथड यूज कर रही है। वेरी गुड। तो ये अडेप्टर की क्लास क्या कर रही है? ये बीच वो है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट उसको इम्प्लीमेंट कर रही है ना, रैप कर रही है। इसमें कौन सी इनहेरिटेंस लगी हुई है? इसमें मल्टीपल है क्योंकि दो फादर है एडेप्टर के। वेरी गुड, शाबाश। क्या इसको हम सी शार्प या जावा में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये बात सबको समझ में आ रही है जो शहजाद बता रहे हैं? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। तो इसमें अच्छा, इसका फायदा क्या होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करने का? सर सिंगल क्लास है वही हैंडल कर रही है और ऊपर वो उधर लाइब्रेरी से भी मेथड ला रही है और क्लाइंट को भी पहुंचा रही है सिंगल क्लास। सही है। नहीं, मैं एक और बात बता देता हूँ, अभी मीटिंग कटेगी तो मैं फौरन दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन शहजाद की बात को, ऑब्जेक्ट अडेप्टर अगर हम यूज करते हैं तो हम क्लास लाइब्रेरी को अपने पास अडेप्ट करते हैं, सही है, जो भी हमने इससे पहले देखा था। और अगर हम क्लास अडेप्टर यूज करते हैं तो हम लाइब्रेरी को अपने पास यूज कर सकते हैं और लाइब्रेरी भी हमारे मेथड को क्या कर सकती है? अपने पास यूज कर सकती है। तो क्लास अडेप्टर का एक और वर्ड होता है, इसको टू वे अडेप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टू वे अडेप्टर भी कहते हैं। तो ये कैसे होता है इसको हम आगे जाके देखते हैं भी, यानी जैसे कि ये कटता है तो उसके बाद हम जाके देखते हैं कि ये चीज कैसे इंप्लीमेंट होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? यस सर।